घर में मेरे सिवा कोई नहीं था और मेरी सास की अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सिर्फ 17 साल की थी और पहली बार इस सिचुएशन में फंसी थी। सास ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि तुम्हें किसी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने अपने पति को भी फ़ोन नहीं किया था। लेकिन जब मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, तब मैंने अपने पति को फ़ोन मिलाने के लिए जैसे ही फ़ोन उठाया, सास ने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और हल्के से आवाज़ में कहने लगी, तुम्हें किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आज मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ और वो बात मुझे तुमसे अकेले में ही करनी है। बस तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना। उनकी सांसें बुरी तरह से उखड़ रही थी। बहुत मुश्किल से गहरी गहरी सांस लेते हुए वो मुझसे बात कर रही थी और उन्हें देखकर मेरे पसीने छूट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय मेरी सास को कुछ भी हो जाएगा। उन्होंने ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ कर रखा था और वह कह रही थी कि निधि, आज मैं तुम्हें एक अमानत दे रही हूँ और तुमसे उम्मीद करती हूँ कि जो मैं कहूँगी तुम वही करोगी। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बात पूरी करोगी। मैंने जल्दी से अपना सर हिला दिया। मेरी सास बहुत मुश्किल से सांस लेते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें एक अमानत दे रही हूँ। तुम मेरी अमानत को मेरे मरने के बाद मेरी साड़ी में छुपा देना और किसी को भी इस बात के बारे में पता न चल सके, चाहे वो मेरा पति हो या तुम्हारा पति। अपनी सास की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि वह इस समय मरने जैसी बातें क्यों कर रही है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपनी साड़ी में छुपाना चाहती है। मैंने रोते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, भगवान के लिए ऐसी बात ना करें। मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। मैं अभी राहुल को कॉल करती हूँ। वो आपकी तबीयत का सुनकर दौड़े चले आएंगे। आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगी। मेरी सास की आंखों से आंसू बहकर तकिए पर गिरने लगे और फिर उन्होंने अपने तकिए के नीचे से एक पतला सा चांदी का तार निकालकर मेरे हाथ पर रखा और कहने लगी, निधि, यह बहुत कीमती है। यह मैं तुम्हें अमानत के तौर पर सौंप रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी औलाद से ज़्यादा तुम पर विश्वास है। मैं जानती हूँ तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगी। मैंने हैरानी से उस तार को देखा। वो एक छोटा सा चांदी का तार था, अंगूठी जैसा। मेरी सास ने कहा कि तुम तार को मेरे मरने के बाद मेरी साड़ी में चुपचाप रख देना और यह काम तुम इतनी चालाकी से करना कि किसी को कानो कान खबर ना हो और मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम काम तुम खुद अपने हाथों से करना, क्योंकि यह तुम्हारा फर्ज है। मैंने अपनी सास के मुंह पर हाथ रखा और उनसे कहने लगी, माँ जी, आप क्यों बार बार मरने की बातें कर रही है? कल तक तो आप बिल्कुल ठीक ठाक थी। शायद मौसम का असर है। बहुत ज़्यादा ठंडी बारिश पड़ने की वजह से आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अभी हम अस्पताल जाएंगे और देखना फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सास मेरी बात सुनकर अफसोस के साथ मुस्कुराई और कहने लगी कि अब मैं ठीक नहीं होगी। मैं जानती हूँ मेरा अंतिम समय आ गया है। बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस तार को मेरी साड़ी में चुपचाप रख दोगी। मैंने अपनी सास जैसी सास से वादा कर लिया कि मैं उनका यह हुक्म ज़रूर पूरा करूँगी और यह तार उनकी साड़ी में ज़रूर छुपा दूँगी। मेरे वादा करते ही मेरी सास के चेहरे पर सुकून सा आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बात ने उनको बहुत खुशी पहुंचाई हो। और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और मेरे हलक से एक जोरदार चीख निकल गई। मैंने जल्दी से अपनी सास को हिलाया डुलाया, उन्हें आवाज़ें दी, जोर जोर से उनका नाम पुकारा। मैंने उनसे कहा, माँ जी उठ जाइए, मैं अभी रोहित को बुलाती हूँ और हम अस्पताल जाएंगे, आपको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी सास मुझे छोड़कर जा चुकी थी और मुझे अपने आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? कल तक तो वो अच्छी भली थी, बस आज सुबह की ही उनकी तबीयत बिगड़ी थी और अब अचानक इस तरह से वो हम लोगों को छोड़कर चली गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरी सास बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि दुनिया धोखे के सिवा और कुछ नहीं है। और आज पहली बार मुझे अपने पिता की बात का मतलब समझ में आया था कि किस तरह अचानक ही मेरी सास इस दुनिया से चली गई थी। मैं भी अपनी सास से बहुत मोहब्बत करती थी। हमारे बीच में सास बहू जैसा कोई रिश्ता नहीं था, बल्कि माँ बेटी वाला रिश्ता था। हमारा कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं हुआ था। जब से मैं शादी करके घर में आई थी, उन्होंने मुझे माँ की तरह ही प्यार दिया था और उनका इस तरह अचानक से हमें छोड़कर चले जाना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। मुझे तो अपना होश भी नहीं रहा था। कितनी ही देर में ऐसे ही सदमे में बैठी रही और वो चांदी का तार भी मेरी मुट्ठी में दबा रह गया था। पता नहीं कैसे मैंने अपने पति को फ़ोन किया और अपने ससुर को भी घर बुलाया
उन दोनों को भी बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। दोनों गिरते पड़ते जल्दी जल्दी घर पहुँचे और डॉक्टर के पास आने पर पता चला था कि वाकई मेरी सास इस दुनिया में नहीं रही। वो हम लोगों को छोड़कर जा चुकी है। घर में हंगामा मच गया था। राहुल की लत भी बहुत ज़्यादा खराब थी। किसी को भी इस अचानक मौत पर यकीन नहीं आ रहा था। जैसे तैसे करके मैंने खुद को संभाला और सारे रिश्तेदारों को इस बात की खबर दी। फिर मुझे अपनी सास की बात याद आई और मैंने रोहित से कहा कि माँ के सारी अंतिम काम मैं खुद अपने हाथों से करना चाहती हूँ। राहुल को इससे कोई एतराज़ नहीं हुआ। मैंने जल्दी से सारा सामान मंगवाया और अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी सास को अंतिम विदाई के लिए तैयार किया और फिर सबकी नज़रों से छुपकर उनकी साड़ी के अंदर ही चांदी के छोटे से तार को छुपा दिया, जो मेरी सास ने बहुत भरोसा करके मुझे सौंपा था। मैं नहीं जानती थी कि तार किसका था। मेरी सास ने उसे अपनी साड़ी में रखने के लिए क्यों कहा था। एक छोटे से चांदी के तार का साड़ी में आखिर क्या काम था। लेकिन इस समय तो मेरी सास की मौत का दुख ही मुझ पर इतना ज़्यादा था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस मैंने अपनी सास से किया हुआ वादा पूरा कर दिया था। मेरी सास का देहांत तो सुबह के 10 बजे हुआ था और शाम के समय में उनका अंतिम यात्रा के लिए ले जाया गया था। मेरी हाल भी वैसा ही था जैसे राहुल का था। मेरी सास नहीं, मेरी माँ जैसी थी। उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत दी थी। कभी भी मुझे इस घर में माँ की कमी महसूस नहीं हुई थी। मैंने एक नज़र अपने ससुर पर डाली, वो भी बहुत ज़्यादा गुमसुम से थे। घर में किसी ने भी रात का खाना नहीं खाया था। खाने के नाम पर रिश्तेदारों और गली मोहल्ले वालों ने ज़रूर अपने पेट भर लिए थे। बड़ा अजीब दस्तूर है दुनिया का भी। मैं और मेरे पति गम से निढाल थे और मेरे रिश्तेदारों के आगे थाल भर के खाना परोसा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रिश्तेदारों और गली मोहल्ले वालों का आखिरी खाना हो। ऐसे टूटकर हर किसी ने खाया था। किसी को भी हमारे दुख का कोई एहसास नहीं था। और फिर पेट भरते ही एक एक करके सब लोग अपने घर चले गए। घर में मैं और मेरा पति और ससुर जी ही बाकी रह गए थे। वो दोनों बाप बेटे अब एक दूसरे से अपना मुंह छुपाए अपने अपने कम में डूबे हुए थे। मैं सारे दिन की थकी हारी अपने कमरे में पहुंची तो बिस्तर से टेक लगाते ही मेरी आँख बंद होने लगी और मेरी आँख बंद होते ही मुझे याद आने लगा कि किस तरह मेरी सास ने मेरे सामने अपनी आंखें बंद की थी। उस समय वह कितनी तकलीफ में थी, जबकि कल तक तो वह बिल्कुल ठीक थी। अब अचानक ही कैसे उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। और फिर वो चांदी का तार तो मेरे दिमाग में ही अटक कर रह गया था कि आखिर वो तार कहाँ से आया था और मेरी सास ने उसे अपनी साड़ी में क्यों रखवाया था। इस सब के पीछे क्या मकसद था, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। किसी अपने का ऐसे अचानक छोड़कर चला जाना इंसान को तोड़कर रख देता है और मैं भी इस समय उसी गम से गुजर रही थी। मैं अपनी सास को वैसे अचानक से चले जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा था कि मैं बाद में रोहित से इस बारे में पूछूंगी, लेकिन फिर मुझे अपनी सास की कही हुई बात याद आ गई। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊं और मैं अपनी सास से की आखिरी वादे को तोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए खामोशी से आंखें बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। मेरी सास का और मोहब्बत भरा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी कमर पर हाथ रखा है। शायद राहुल कमरे में आ गए थे और मुझे पता ही नहीं चला था, लेकिन जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो मेरी चीख निकल गई। मेरा नाम निधि है। मेरे एग्ज़ाम करीब थे और मैं बहुत मुश्किल से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। मुझे किसी ऐसे टीचर की ज़रूरत थी जो मेरे मैथ्स के मसले को हल कर सके। मैं अपनी पहली क्लास से ही मैथ्स में बहुत कम नंबर लेकर पास होते आ रही थी और ऐसे ही अब मेरी 10वीं के इम्तिहान थे। मेरे पिता को मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र रहती थी। मेरे पिता चाहते थे कि आगे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूं, लेकिन मेरे नंबर देखकर मेरे पिता बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। वो हमेशा मुझसे कहते थे कि तू बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, तेरी माँ ने भी पढ़ाई लिखाई नहीं की और लगता है तू भी ऐसे ही रह जाएंगी। तंग आकर मेरे पिता ने मेरे लिए एक टीचर का इंतजाम कर लिया। पिताजी ने बताया कि उनके कोई दोस्त है और वह बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और काबिल इंसान है। पिताजी की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और सोचने लगी कि चलो अच्छा है, अगर इस बार मैं फेल हो गई तो उसका इल्ज़ाम मेरे सर पर नहीं आएगा, बल्कि मेरे फेल होने का पूरा इल्ज़ाम पिताजी के दोस्त यानी मेरे टीचर पर जाएगा। 3 दिन बाद से ही मेरे ट्यूशन वाले सर ने आना शुरू कर दिया। वो अपनी नौकरी से फ्री होने के बाद शाम को 8 बजे हमारे घर आते थे।
मैं पढ़ाई की बहुत ज़्यादा चोर थी, इसलिए मैं रोज़ाना भगवान से प्रार्थना करती कि आज मेरे सर किसी भी तरीके से छुट्टी कर ले और मेरी जान उनसे छूट जाए। लेकिन वो तो एक भी दिन की छुट्टी नहीं करते थे और मजबूरन उनके पढ़ाने की वजह से मैं मैथ्स में बहुत अच्छी होते जा रही थी। मेरे पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे गए थे और मेरा मैथ्स का पेपर इस कदर अच्छा हो गया था कि मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। और जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे सबसे ज़्यादा नंबर मैथ्स में ही आए थे और मैं सब कुछ मेरे सर की वजह से ही हुआ था। मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थी और पिताजी ने भी उनका बहुत ज़्यादा एहसान माना था और इसी खुशी में पिताजी ने उन्हें घर पर दावत देकर बुलाया। जब सर हमारे यहाँ दावत में आए, अचानक से उन्होंने मेरे पिताजी से ऐसी बात कही कि पिताजी भी हक्का बक्का रह गए। मेरे सर ने बहुत मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे दुआएं देने लगे, कहने लगे कि मुझे निधि बहुत पसंद है, बहुत ही भोली भाली सीधी सादी सी है और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे घर की रौनक बन जाए। मैं सर की बात को समझ नहीं पाई थी, लेकिन पिताजी के चेहरे के रंग ने मुझे सब समझा दिया था कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। मैं एकदम घबरा कर अंदर की तरफ चली गई और कमरे के दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई और उन दोनों की बातें सुनने लगी। वो मेरे पिताजी से कह रहे थे कि मेरे बेटे राहुल में कोई भी कमी नहीं है, बहुत अच्छी नौकरी करता है और हमारी निधि बेटी को बहुत खुश रखेगा। सर की बात सुनकर जहाँ पिताजी के चेहरे पर खुशी आई थी, वहीं मेरे पिताजी को मेरी फिक्र सताने लगी। कहने लगी कि निधि तो अभी सिर्फ 17 साल की हुई है और इसकी पढ़ाई भी अभी अधूरी है, इतनी जल्दी तो मैं उसकी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। पिताजी की बात सुनकर सर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि पढ़ाई की क्या फिक्र है, मैं हूँ ना, अपनी बहू को मैं खुद पढ़ाऊँगा और जितना तुम चाहो तो उतना ही पढ़ेंगी, तुम तो इस बात से बेफिक्र रहो। सर की बात सुनकर पिताजी सोच में पड़ गए। पिताजी ने सर से थोड़ा समय मांगा। उनके जाने के बाद जब माँ के साथ पिताजी की इस मामले में बात हुई तो वो कहने लगी कि घर बैठे अच्छा रिश्ता मिल रहा है, तुम क्या हर समय बेटी को पढ़ाने के पीछे लगे रहते हो, तुम्हें कौन सा उसे नौकरी करवानी है, बेहतर यही है कि तुम उसकी शादी कर दो ताकि अपने घर जाकर खुश रहे। पढ़ाई का क्या है, वो तो शादी के बाद भी कर लेंगी, इसके ससुर करवा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पिताजी ने अजीब सी नज़रों से माँ को देखा और कहने लगे तुम खुद तो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए तुझे पढ़ाई का मूल्य भी नहीं पता। अगर तू पढ़ी लिखी होती तो तुझे पता होता कि पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी होती है। लेकिन तेरी बात भी ठीक है कि शादी के बाद अपने ससुराल में जाकर पढ़ सकती है। और फिर कुछ सोचकर पिताजी ने मेरी मर्जी जाने बिना इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। इस समय मैं 17 साल की थी और इस उम्र में लड़कियों के दिल में शादी को लेकर बहुत सारे सपने होते हैं और मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह थी कि मेरी जान पढ़ाई से छूट रही थी। मुझे पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मुझे अपनी शादी से भी कोई ऐतराज़ नहीं था और वैसे भी पिताजी ने मुझसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा था। देखते ही देखते कुछ दिन में मेरा और रोहित का रिश्ता पक्का हो गया। हैरत की बात मुझे यह लगी कि मेरी सास मुझे देखने के लिए नहीं आई थी और ना ही मेरी और उनकी शादी से पहले कभी मुलाकात हुई थी। हमारी शादी वाले दिन भी मेरे ससुर खुद अकेले ही आए थे और कुछ उनके खास दोस्त उनके साथ थे। बस कुछ लोगों की मौजूदगी में ही वो मुझे विदा करवा कर ले गए थे। मुझे अपनी सास के बारे में सिर्फ इतना ही पता था कि उन्हें ज़्यादा कहीं आना जाना पसंद नहीं है, इसलिए वो सिर्फ घर में ही रहती है। शादी के बाद मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुंची तो मेरी सास ने बहुत ही खुशी के साथ मेरा स्वागत किया और मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया। उन्हें देखकर नहीं लग रहा था कि जैसे वह कोई पुरानी ख्यालात वाली औरत हो या फिर घर से बाहर नहीं निकलती हो। वो मुझसे बहुत प्यार से मिली थी और मुझसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ भी कर रही थी। मैं दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी। राहुल मेरे पास दूल्हा बनकर आए और मुझे देखकर मेरी तारीफ करते हुए कहने लगे कि तुम तो बिल्कुल वैसी ही हो जैसे मुझे पिताजी ने बताया था और मैंने तुम्हें बिना देखे शादी के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पिताजी की पसंद बहुत अच्छी होगी। मुझे अपने पिताजी की पसंद पर पूरा भरोसा था। यह कहकर राहुल ने बहुत मोहब्बत से मेरे हाथों को पकड़ा, उस पर किस करने लगे। उसके बाद रोहित ने मुझे मेरे मुंह दिखाई का गिफ्ट दिया। गिफ्ट देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वो एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत हीरे की अंगूठी थी। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि घर बैठे मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आ गया और मेरे भाग खुल गए। शादी के बाद राहुल ने पढ़ाई को लेकर मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। वो बहुत ही मोहब्बत करने वाले आदमी थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। बस एक बात बहुत अजीब थी, मेरी सास ज़्यादातर अपने कमरे में रहती थी और मेरी सास और ससुर के बीच में मुझे कोई खास रिश्ता नहीं दिखाई देता था।
ना ही मैंने कभी उन दोनों को बातचीत करते हुए देखा था। उन दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत जैसी कोई चीज़ हो। राहुल का बर्ताव भी अपने माता पिता के साथ कुछ अजीब सा था। वो दोनों से ही बहुत दूर दूर रहते थे। घर आते तो सारा समय मेरे साथ ही बिताते थे। मेरे कहने के बावजूद भी अपने माता पिता के साथ नहीं बैठते थे और यही बात कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा हैरान करती थी। वह इकलौते बेटे होने के बावजूद भी अपने माता पिता से इतनी दूर क्यों रहते हैं? यही बात जब मेरे दिल में बहुत ज़्यादा हलचल मचाती तो मैं अपने सवाल का जवाब ढूंढने लग जाती। मेरी सास भी बहुत ज़्यादा शरीफ औरत थी। उन्होंने कभी मुझ पर किसी भी तरीके की कोई पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि वह तो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, जैसे मेरी सगी माँ है। मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा करीब हो गई थी और फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरे ससुर ही मेरी सास को पसंद नहीं करते। सर्दियों के दिन थे और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। पहली बार हमारे शहर में इतनी ठंडी पड़ रही थी कि बिस्तर से निकलकर दिल ही नहीं करता था। और फिर ऐसे ही एक सुबह मेरे पति और मेरे ससुर नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गए और मैं अपनी सास के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में लेकर गई। तो मैं उनकी तबीयत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। शायद इसलिए आज वो नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करने भी नहीं आई थी। मैं जल्दी से चाय का कप साइड टेबल पर रखकर उनके पास जाकर बैठ गई और फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। मेरे लाख कहने के बाद भी मेरी सास ने किसी को बुलाने नहीं दिया। मैंने उनसे बहुत कहा कि मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी, बल्कि उन्होंने मेरे हाथ में अपने आखिरी ख्वाहिश नाम पर एक चांदी का तार थमा दिया। तार का डिजाइन भी पुराने जमाने का था और मेरी सास ने मुझसे वादा ले लिया कि वो उनकी साड़ी में छुपा दूंगी, ताकि उनके साथ ही यह ताबीज़ दुनिया से चला जाएगा और मैं कभी भी इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने अपनी सास से वादा कर लिया और मैंने उनकी आखिरी तमन्ना ऐसे ही पूरी की थी जैसे वह चाहती थी। मुझे लगा था कि राज उनके साथ ही चला गया। अब मैं इस राज को कभी नहीं जान पाऊंगी कि वो चांदी का तार किसका था और उन्होंने अपनी साड़ी में क्यों रखवाया था। लेकिन मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि राज ज़्यादा दिनों तक राज नहीं रहा था। जब सब मेहमान अपने घर चले गए और मैं सोने के लिए अपने कमरे में आकर लेटी तो मुझे अपनी कमर पर किसी के हाथ रखने का एहसास हुआ और मैं यह सोचकर पलटी थी कि मेरे पति जो अपनी माँ का शौक मनाकर कमरे में मेरे पास आए होंगे। लेकिन यह देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो तो मेरे पति नहीं बल्कि मेरे ससुर थे और मेरे ससुर मेरे बहुत ज़्यादा पास में खड़े थे, अपने सुर्ख आंखों से मुझे घूर रहे थे। मैं बिना दुपट्टे के ही अपने बिस्तर पर लेटी थी। मैं घबरा कर उठकर बैठी और अपना दुपट्टा उठाया ताकि जल्दी से सर पर पल्लू डाल दूं। मेरे ससुर की आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो रही थी। पता नहीं यह रोने की वजह से थी या फिर गुस्से की वजह से थी। उन्होंने बहुत बुरी तरह से मुझे घूर कर देखा और कहने लगे कि चलो लड़की, अब सच सच बताओ, तुम्हारी सास ने मरने से पहले तुम्हें क्या बताया था? उनके इस तरीके से पूछने पर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। उनको देखकर लग नहीं रहा था कि वो किसी सदमे में है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। मैंने हकलाते हुए कहा कि पिताजी, माँ ने कुछ नहीं कहा था। उन्हें तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। मेरे ससुर ने अपनी आंखें निकालकर मुझे घूरा और कहने लगे कि अगर तुमने फौरन मुझे सारा सच नहीं बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे ससुर मुझसे क्या जानना चाहते हैं, लेकिन उनके इस अंदाज ने मेरी जान निकाल कर रख दी थी। मेरे ससुर की आवाज़ सुनकर राहुल भी कमरे में आ गए थे और जब उन्होंने देखा कि उनके पिता मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं तो वो अपने पिताजी से कहने लगे, क्या बात है, आप निधि पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? लेकिन मेरे ससुर ने राहुल को भी बहुत घूरकर देखा और कहने लगे कि मैं इस लड़की को इसलिए यहाँ शादी करके लाया था कि यह बहुत कम उम्र और नादान मासूम लड़की है। यह अपनी मोहब्बत से अपनी सास का दिल जीत लेंगी तो वो राज हमें पता चल जाएगा, जिसे जानने की हम कब से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा चालाक निकली। देखो कैसे मुंह पर ताला लगाए बैठी है, जबकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ ने मरने से पहले इसके आगे वो राज जरूर खोला होगा। अपने पिता की बात सुनकर राहुल ने अजीब नज़रों से मुझे देखा और कहने लगे, निधि, तुम्हें कुछ पता है क्या? माँ ने मरने से पहले तुम्हें कुछ बताया था? मैंने रोते हुए राहुल से कहा कि मुझे बताइए तो सही कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं। और माँ की हालत इतनी खराब थी कि उनसे बात तक नहीं की जा रही थी। वो भला मुझे कौन सा राज बताती? राहुल ने कुछ सोच समझकर मेरी तरफ देखा और कहने लगे, माँ ने तुम्हें किसी चांदी के तार के बारे में कुछ बताया था क्या? उन्होंने तुम्हें बताया वह चांदी का तार कहाँ है? राहुल की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी
और मुझे अब समझ में आया था कि वह दोनों बाप बेटे चांदी के तार के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे मैंने अपनी सास की साड़ी में छुपाया था। मेरी सास ने मरने से पहले मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊं, और मैं उनसे किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकती थी। इसलिए मैंने उस समय सफ़ेद झूठ का सहारा लिया और राहुल से कह दिया कि मुझे तो किसी तार के बारे में माँ ने कुछ नहीं बताया। मेरे ससुर बहुत गुस्से से कहने लगे कि अपने दिमाग पर जोर डालो, तो तार बहुत ज़्यादा कीमती है और हमें तो वो तार हर हाल में चाहिए। लेकिन मैं भी अपनी बात पर डटी रही और फौरन कह दिया कि नहीं, माँ ने मुझे कोई ऐसी बात नहीं बताई थी, उनसे तो बात भी नहीं की जा रही थी, वह तो मरने से पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। राहुल ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर अपने पिता से कहने लगे कि निधि को अगर कुछ मालूम होता तो वह ज़रूर बता देती। हो सकता है कि माँ को इतना समय नहीं मिला हो कि वो निधि के साथ कोई बात कर पाती या उसे तार के बारे में कुछ बता सकती। मेरे ससुर यह बात सुनकर अपने पैर पटकते हुए कमरे से निकल गए और उनके जाने के बाद मैंने राहुल से पूछा कि किस चांदी के तार की बात हो रही है? ऐसी क्या चीज़ है जो पिताजी इस कदर गुस्से में हैं? मैंने आज से पहले पिताजी को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। राहुल ने गहरी सांस भरी और मेरे बराबर में आकर बैठकर कहने लगे कि मेरी माँ दरअसल मेरी सौतेली माँ थी और मेरे पिता ने कुछ समय पहले ही उनसे दूसरी शादी की थी, क्योंकि मेरी माँ का देहांत हो गया था। मेरी सौतेली माँ बहुत ही ज़्यादा अमीर और ख़ानदानी औरत थी। पिताजी को लगा था कि उनसे शादी के बाद हमारे दिन बदल जाएंगे। ये घर जिसमें हम रहते हैं, यह भी मेरी सौतेली माँ का ही है। पिताजी ने उनके पैसों के लालच में उन्हें झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनसे शादी की थी, और शादी के बाद जब यह बात मेरी सौतेली माँ को पता चली तो उन्होंने पिताजी को अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, बल्कि गुस्से में उन्होंने पिताजी से बात करनी ही बंद कर दी। पिताजी तो उन्हें तलाक देना चाहते थे, लेकिन फिर पिताजी को पता चला कि माँ के पास कोई चांदी का तार है जिस पर एक खास निशान है, और उस तार के जरिए इस घर में कोई खुफिया दरवाज़ा खुलता है जिसके अंदर माँ की बहुत सारी दौलत और जेवर रखे हुए हैं। जैसे ही पिताजी को इस बात का पता चला तो पिताजी ने माँ को तलाक देने का फैसला बदल लिया और चुपचाप उनके साथ यह सोचकर ज़िंदगी गुजारने लगे, अब आज नहीं तो कल इस दरवाजे तक पहुँचने का रास्ता मिल ही जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी सौतेली माँ मेरे पिताजी से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और उन्हें पिताजी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो हमेशा हर समय अकेली ही रहती थी। यही वजह थी कि मेरे पिताजी ने फौरन मेरी और तुम्हारी शादी करवा दी, क्योंकि पिताजी को माँ का मानना था कि तुम बहुत ही सीधी सादी और मासूम सी लड़की हो और जल्दी ही मेरी माँ के दिल में अपनी जगह बना लूँगी। पिताजी को लगता था कि माँ हम दोनों को तो नहीं, लेकिन तुम्हें ज़रूर तार के बारे में कुछ बता देंगी। राहुल की बात सुनकर मेरा हलक सूख गया। मैंने उठकर थोड़ा सा पानी पिया। अब मुझे समझ में आ रहा था कि क्यों मेरे पति और मेरे ससुर मेरी सास से इस कदर दूर थे और किस वजह से मेरी सास ने मुझे चुपके से वो तार मुझे उनकी साड़ी में छुपाने को कहा। उन्हें मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। उन्हें पता था कि मैं उनकी बात ज़रूर मानूंगी और वो इन लालची लोगों को अपनी जायदाद नहीं देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस तार को अपने साथ ले जाने का सोचा। लोग कहते हैं कि मरने वाला खाली हाथ जाता है, लेकिन मेरी सास जाते जाते अपनी ज़मीन जायदाद की चाबी अपने साथ ही ले गई थी। मेरे ससुर उस दिन के बाद से गुस्से में पागल हो गए थे। हर समय यहाँ से वहाँ बौखलाए बौखला फिरते थे। कभी किसी दीवार को बजा कर देखते तो कभी किसी दरवाजे को। मुझे लग रहा था कि अगर उन्हें जायदाद नहीं मिली तो वो पागल हो जाएंगे, जबकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरे पति तो मेरे साथ खामोशी से बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मेरे ससुर वह बिल्कुल ही पागल हो चुके थे। बस चीखने और चिल्लाने की कमी बाकी रह गई थी। ऐसे ही समय बीतता गया और फिर एक दिन जब मैं स्टोर रूम की सफाई कर रही थी तो मुझे एक डायरी मिली और उसे पढ़कर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई। यह मेरी सास की डायरी थी और शायद उनके देहांत के बाद मैंने ही सफाई में उनके पुराने सामान के साथ ही रख दी होगी। इस डायरी में लिखा था कि मेरे पास कोई ज़मीन जायदाद कोई दौलत नहीं है, क्योंकि मैं अपना सब कुछ पहले ही एक मंदिर को दे चुकी हूँ। मैं लालची लोगों के हाथों में पड़ी हूँ। अगर मेरी जायदाद उनको मिल गई तो वो मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे और मैं सड़क पर आ जाऊंगी। इसलिए मैंने छोटा सा ड्रामा रचाया और अपने पति को इस बात का भरोसा दिलाया कि घर की किसी दीवार के पीछे एक रास्ता है जहाँ से मेरी जायदाद तक पहुँचने का रास्ता निकलता है। लेकिन सच तो यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ झूठ है, और ये झूठ मैंने सिर्फ अपनी इसलिए कहा था ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन इज्जत के साथ इस छत के नीचे गुजार सकूं। मेरे पास एक चांदी का तार जरूर है, लेकिन वो तार मुझे मेरी माँ ने तोहफे में दिया था।
मैंने हमेशा इस तार को अपने सीने से लगा कर रखा था, क्योंकि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। इसलिए मेरे पति को इस बात पर आसानी से भरोसा आ गया कि वो तार जरूर जायदाद तक पहुंचने का रास्ता है। अपनी सास की डायरी पढ़कर मैं तो हक्का बक्का रह गई। इतनी सीधी सादी दिखने वाली मेरी सास ने बहुत दूर तक की सोच रखी थी। शायद मेरी सास जानती थी कि जब मेरे ससुर को पता चलेगा कि उनके पास कोई जमीन जायदाद, कोई दौलत नहीं है, तो मेरे ससुर उनके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। शायद वो उन्हें छोड़ देते। इसलिए मेरी सास ने झूठी कहानी बनाई और एक झूठी कहानी ने मेरे ससुर दिन रात जीते रहे। मेरी सास जाते जाते अपनी माँ की आखिरी निशानी भी अपने साथ ले गई और मेरे ससुर को इस हाल में छोड़ गई कि आज उन्हें पागलपन के दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। कभी वो किसी दीवार से लगकर बैठ जाते, तो कभी किसी दीवार से। वो दिन दूर नहीं कि जब राहुल खुद उन्हें पागल खाने छोड़कर आएंगे। आज भी मुझे अपनी सास की बहुत ज़्यादा याद आती है तो मेरी आंखें भीग जाती है, क्योंकि वह वाकई मेरे लिए मेरी माँ जैसी थी। उन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्यार से रखा और ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।